स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन के पहले और दूसरे नियम में, पहले नियम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का मूल कारक बल है, फोर्स। और द्वितीय नियम हमें यह बताता है कि वो आरोपित बल है, वो कितना परिवर्तन उसमें उत्पन्न कर रहा है, यानी कितना त्वरण पैदा कर रहा है, और उस बल का माप कितना होगा। अब जो इस बारे में तीसरा नियम ये कहता है कि वो बल की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, यानी स्रोत कहाँ है या उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से आ रही है, वो हम तीसरे नियम में देखेंगे। इससे पहले जैसे सिंपल उदाहरण देते हैं। अगर मानो कोई पेड़ से फल गिर रहा है तो वो फल क्या होता है, नीचे धरती की ओर गिरता है। तीसरा नियम ये कहता है, अर्थात इसमें ये बताया इसने तीसरे नियम ने कि प्रत्येक जो है क्रिया या प्रत्येक बल के जो है साथ एक प्रतिबल भी होता है ना, प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है न्यूटन के, वो जो है बहुत सरल है, एक लाइन में है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे क्रिया और जब प्रतिक्रिया बोल रहे हैं हम तो बल, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ इस रूप में भी जाना जाता है कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो एक्शन और रिएक्शन कहा जा रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? फोर्स। एक्शन और रिएक्शन जो हम कह रहे हैं ये क्या है? ये फोर्स है, ये बल है, ये देखना है फोर्स। तब जो है तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब उदाहरण के लिए, अर्थात अगर पेड़ से जो है फल किसी बल के कारण नीचे धरती की ओर गिर रहा है तो धरती पर भी जो है एक बल ऊपर की ओर लगना चाहिए। होता क्या है कि सेब का द्रव्यमान बहुत कम है धरती के द्रव्यमान की अपेक्षा। सेब को गिरता हुआ हम देख रहे हैं तो वो तो हमको दिख रहा है गिरता हुआ, लेकिन धरती को जो है वो ऊपर की ओर नहीं जाएगी। धरती में वो त्वरण जो उत्पन्न होता है वो उपेक्षणीय होता है, नगण्य त्वरण वो उत्पन्न कर पाता है, वो इतना कमजोर बल है। क्योंकि द्रव्यमान के कारण बल ने बराबर होना है। ये देखो, ध्यान ये रखना है कि अगर जो है ये अर्थ है, ये कोई सेब गिरा, पेड़ है इस पे, ठीक है, यहाँ से कोई सेब नीचे गिरा है, तो पृथ्वी ने इसको अपनी ओर खींचना है, और ये भी क्या कर रहा है, पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान है धरती का, हमारी धरती का, वो सेब के द्रव्यमान की तुलना में क्या बहुत अधिक है, यानी सेब का द्रव्यमान नगण्य है, कुछ नहीं है। तो वो सेब जो है धरती की ओर खींच रहा है, यानी उसमें एक त्वरण हमको दिख जाता है, गिर रहा है नीचे तो गुरुत्वीय त्वरण हमको दिख जाता है। लेकिन जो है क्योंकि इसका मास बहुत कम है, F = m/a से, तो मास इसका अत्यधिक है और फोर्स तो बराबर लगना है। जितना बल सेब पे धरती ने लगाया उतना ही बल धरती पे सेब ने लगाया है। तब उसके कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य उसमें त्वरण उत्पन्न होता है और धरती जो है अपने स्थान पे रहती है। तो तृतीय नियम ये कह रहा है कि जो भी बल है हमारे पास, कहीं भी ब्रह्मांड में कोई भी बल लग रहा है, या तो वो क्रिया होगी या प्रतिक्रिया होगी। अगर संक्षेप में कहें हम तो कभी भी जो है फोर्स जो है सिंगल नहीं होगा। सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। अर्थात ब्रह्मांड में एक अकेला बल कभी भी अस्तित्व में नहीं होता, या एकल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब भी बल होगा युग्म के रूप में होगा, पेयर के रूप में। फोर्स हमेशा पाया जाएगा पेयर के रूप में, और पेयर में या तो क्रिया होगा वो फोर्स, या क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। फोर्स जो है या तो वो क्रिया होगा या प्रतिक्रिया होगा। ये तीसरे नियम का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। कोई अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो पृथ्वी उस वस्तु को अपने गुरुत्व के कारण क्या करती है, अपनी ओर
खींच लेती है। वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है उसी बल से, लेकिन वस्तु त्वरित होती है, पृथ्वी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो है द्रव्यमान वस्तु की तुलना में अत्यधिक है, अनंत सा है इस प्रकार से। तो बल सब जगह लगता है, बराबर लग रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? ये दोनों बल क्या है? बराबर बल। क्रिया और प्रतिक्रिया, जो एक्शन एंड रिएक्शन कह रहे हैं हम, तो इसकी अगर खूबी की बात करें तो ये क्या है? नंबर 1 बराबर बल है कि परिमाण में बराबर बल, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होगा। दूसरा, दिशा विपरीत। दिशा विपरीत माने एक अगर ऐसे लग रहा है तो दूसरा ऐसे, ये विपरीत दिशा हो गई। परिमाण में बराबर बल होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया, दिशा उनकी क्या होगी? विपरीत होगी। तीसरा, अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, तीसरा निष्कर्ष इसमें निकलेगा, हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया जो है हमेशा अलग अलग पिंडों पे रहेगी। कई बार हमको भ्रम हो जाता है कि क्रिया प्रतिक्रिया एक ही पिंड पे लग रही है, जो कि एकदम गलत है। तो क्रिया प्रतिक्रिया जो है सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है या आरोपित होती है, इसको ऐसे लिखेंगे। यानी एक पिंड पे अगर क्रिया लग रही है तो दूसरे पे क्या लगेगी? प्रतिक्रिया लगेगी। जब हम क्रिया प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा पिंड होता है, वहाँ पे एकल कोई पिंड नहीं है। सेब को नीचे गिर रहा, हमने कहा तो नीचे कहाँ गिरा? धरती के सापेक्ष, धरती में गिर रहा, तो एक पिंड धरती हो गया, दूसरा सेब हो गया, तो दो पिंड अलग अलग। तो क्रिया प्रतिक्रिया जो है सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है, क्योंकि ये परिमाण में बराबर है। अगर देखो एक ही पिंड पे लगती, अगर क्रिया प्रतिक्रिया जो है एक ही पिंड पे लगती तो वो क्या होती? कैंसिल आउट हो जाती, वो जो है कैंसिल आउट हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया सदैव क्या है? अलग अलग पिंडों पे लग रही है, अलग अलग पिंडों पे लग रही है। तो इस कारण जो है कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। ये कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। एक्शन रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है? वो डिफरेंट बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। अगर एक ही बॉडी पे होते, क्योंकि वो इक्वल है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक ही बॉडी पे होते तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते। लेकिन वो अलग अलग पिंडों पे लग रहे हैं, इसलिए कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज इसमें, दोनों एक ही क्षण उत्पन्न होते हैं या कार्यशील होते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे। दोनों जो है एक ही क्षण क्रियाशील हो जाते हैं, एक ही क्षण क्रियाशील होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया जो बल हैं वो दोनों एक ही साथ जो है क्रियाशील होंगे, एक ही साथ एक्टिव होंगे। अर्थात जैसे ही किसी वस्तु पे क्रिया लगा या प्रतिक्रिया लगा तो दूसरे पे भी क्रिया या प्रतिक्रिया लगेगा। अच्छा, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कौन सा जो है क्रिया है, कौन सा बल प्रतिक्रिया है, किसी को भी नाम दे सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक, एक तो है कि दोनों जो है एक ही क्षण जो है एक्टिव होंगे। दूसरा, ये कुछ नियम, इनमें विभेद नहीं किया जा सकता, इनमें नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा बल क्रिया है और कौन सा प्रतिक्रिया। ये हम नहीं बता सकते हैं, हमने सिर्फ नाम दे दिए। पेयर में बल हैं, हमने सिर्फ नाम दे दिए हैं। क्रिया प्रतिक्रिया की विशेषताएं ये हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये नोट करना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए जा रहे हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है सदैव परिमाण में बराबर बल हैं, दिशा विपरीत है, सदैव अलग अलग पिंडों पे लगती हैं। ये कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं क्योंकि अलग अलग पिंडों पे लगते हैं। दोनों जो है एक ही क्षण क्रियाशील होते हैं, मतलब जैसे ही एक शुरू हुआ दूसरा भी शुरू हो गया। ऐसे नहीं कि एक पहले होगा फिर कुछ सेकंड बाद दूसरा होगा। एक क्रिया पहले लगी, प्रतिक्रिया पहले लगी, उसके बाद प्रतिक्रिया नहीं, एक क्रिया लगी तुरंत प्रतिक्रिया शुरू हो गई। तो ये तीसरे नियम के लिए थी। अच्छा, इसमें कि नहीं बताया जा सकता कौन सा बल क्रिया है कौन सा बल प्रतिक्रिया है, ये हम कभी नहीं बताएंगे। इसमें एक भ्रम और हो सकता है कि एक कारण और दूसरा प्रभाव, क्या हम बोलेंगे क्रिया लगेगी तो उसके कारण प्रतिक्रिया लगी, ये भी नहीं है, कारण प्रभाव संबंध भी नहीं है। तो इस प्रकार की भ्रांति भी इसमें नहीं रखनी चाहिए। ये सिर्फ दोनों बल साथ साथ उत्पन्न होते हैं, यानी एक ही क्षण क्रियाशील होते हैं, अर्थात साथ साथ उत्पन्न होते हैं कि साथ, ऐसे भी लिख दो, साथ साथ उत्पन्न होते हैं। दोनों बल एक ही साथ या साथ साथ उत्पन्न होते हैं, क्रियाशील होते हैं, एक दूसरे को कभी निरस्त नहीं करेंगे। ये क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें थोड़ा सा आगे और चलते हैं। कारण और प्रभाव, ये भी आप याद रखना कि इनमें कारण और प्रभाव को इसमें समझना नहीं है हमको, कि कारण प्रभाव वाला संबंध नहीं होता है। क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे नहीं कि एक कारण है दूसरा उसका प्रभाव है, ऐसा भी नहीं होगा। ये आप नोट कर लें प्लीज। तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को शॉर्ट में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया क्या है? फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन। वो क्या है? फोर्स। और उन फोर्स की या उस क्रिया प्रतिक्रिया की बलों की क्या विशेषताएं हैं वो हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिए हैं। अब आगे चलते इसमें। ये तो था क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या हुए उसके बारे में, ठीक। अब जो तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कि ब्रह्मांड में कहीं भी यूनिवर्स में प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये थर्ड नियम का स्टेटमेंट है। और क्रिया प्रतिक्रिया बलों की विशेषता क्या है वो हमने लिखा दिया है, अलग अलग पिंडों पे लगना है। क्रिया प्रतिक्रिया बल में जो है उदाहरण हमारे पास दैनिक जीवन के बहुत सारे उदाहरण आएंगे। अभी हम इसके बाद उदाहरण भी देखने वाले हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। दोनों जो है अलग अलग पिंडों पे लगेंगे। अब जो है तृतीय नियम का एक निष्कर्ष लिख देते हैं। अगर निष्कर्ष के बारे में कहें कि न्यूटन का जो थर्ड नियम है उसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष बताइए, तो उसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स और forces are always found in pairs। ये इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि ब्रह्मांड में एकल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड में एकल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, या इसको बोलेंगे कि बल हमेशा युग्म के रूप में पाए जाते हैं, कि बल सदैव युग्म, युग्म माने जोड़ा, जोड़ा, बल सदैव युग्म के रूप में पाए जाते हैं। ये इसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, ये कंक्लूजन है न्यूटन के थर्ड नियम का, कि बल सदैव युग्म या जोड़े के रूप में पाए जाएंगे और उस जोड़े में जो है एक क्रिया होगी दूसरी प्रतिक्रिया होगी। तो ये जो है न्यूटन के तृतीय नियम का एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन आया था, एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आया था। ये आप नोट कर लें। अब इसमें क्या करते हैं, हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। कुछ क्या करेंगे? उदाहरण लेते हैं सबसे पहले, फिर लास्ट में एक और उदाहरण समझते हैं।
उदाहरण बहुत से फेमस है हमारे पास कि अगर हम जो है धरती पे चल रहे हैं, तो चलने के दौरान क्या होगा, क्या आपने देखोगे, महसूस करें आप, इससे आगे आप सोचें कि जब हम जो है आगे चलते हैं तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, धरती को पीछे धकेल रहे हैं, अपने पैर से क्या करें, ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं, तब हम आगे चल पाते हैं। और इस प्रक्रिया में हम धरती को पीछे धकेल रहे हैं तो धरती भी हमारे पैरों को क्या करती है, आगे की ओर धकेलती है, और तब जो है इस कारण हम चल पाते हैं। एक ये हो गया। दूसरा जो है, कुएं से जब जल खींचते हैं तो अचानक रस्सी टूट जाए तो खींचने वाला पीछे की ओर गिर पड़ता है। तो उसमें हो क्या रहा है कि हम जो है पानी से भरी बाल्टी को रस्सी के द्वारा खींच रहे हैं, और बाल्टी भी मनुष्य को अपनी ओर खींचेगी रस्सी के थ्रू। हम बाल्टी को अपनी ओर खींच रहे हैं, बाल्टी हमको अपनी ओर खींच रही, तो ऐसे दोनों बल लगे हैं। ठीक, ये पीछे खींचा बाल्टी को, बाल्टी ने हमको आगे खींचा तो हम ऐसे झुके। अब यहाँ से रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई तो क्या हुआ, बाल्टी जो हमको आगे खींच रही थी वो वाला बल खत्म, और पीछे तो हम खींच ही रहे थे, पीछे खींच रहे थे, हम पीछे गिर जाते हैं। तो इस कारण से जो है अचानक रस्सी टूट जाए तो मनुष्य जो है पीछे की ओर गिर पड़ता है। या बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। बंदूक से क्या होता है, जब हम आगे की ओर गोली चलाते हैं तो बहुत अधिक वेग से वो गोली जो है आगे की ओर निकलती है, अत्यधिक वेग से आगे की ओर निकलती है, थ्रस्ट बनता है। उस थ्रस्ट के कारण क्या है, यहाँ से आगे को निकला तो उसने भी पीछे की ओर धक्का लगाया, क्रिया प्रतिक्रिया, पीछे की ओर धक्का लगाए तो वो थ्रस्ट जो है आदमी पर पड़ जाता है, क्योंकि गोली का द्रव्यमान हमारी तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। तो गोली तो बहुत तेज स्पीड से आगे निकलती है, बस हमको एक जर्क सा झटका लगता है केवल पीछे की ओर, हम बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, केवल एक धक्का लगता है। तो एक क्रिया प्रतिक्रिया का ये भी उदाहरण है। और जो है एक अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, नाव से कूदना। जैसे कभी पानी किनारे किसी, आपने देखा होगा, अगर आपको कूदना है, पानी में नाव है, आपको ज़मीन पे कूदना है, तो आप क्या करेंगे, अपने पैरों से नाव को पानी में पीछे की ओर धकेलेंगे। जब हम पानी में पीछे की ओर नाव को धकेलते हैं तो नाव भी हमारे पैरों को धक्का लगाती है आगे की ओर, हम कूदकर आसानी से ज़मीन पे आ जाते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। रॉकेट एक फेमस एग्जाम्पल है कि रॉकेट में क्या होता है, पिछले सिरे से उसकी जो है गैसें निकलती हैं, ईंधन के रूप में बहुत ज़्यादा गैसें निकलती, बहुत ज़्यादा स्पीड से, अत्यधिक स्पीड से नीचे की ओर निकलती हैं। तो थ्रस्ट मिल गया, गैस नीचे की ओर निकली तो उसने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कि रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का दिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, कोई भी क्रिया कोई भी प्रतिक्रिया हो गई। ये कुछ उदाहरण है हमारे पास न्यूटन के तृतीय नियम के। बहुत सारे उदाहरण और भी हम देख सकते हैं कि हमने धक्का मारा तो बोर्ड ने भी हमारे हाथ पे धक्का मार दिया, हमने बोर्ड को धक्का मारा। इसी प्रकार के काफ़ी अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। इसी में थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं तृतीय नियम में। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिया प्रतिक्रिया की विशेषताओं को समझना है, और फिर जो है तृतीय नियम का निष्कर्ष। याद रखने में तो आसान है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अर्थ है, टेबल है, टेबल पे कुछ भी रखा है, कोई पिंड रखा है, वस्तु रखा है, इसका द्रव्यमान m है सपोज, इस पिंड का जो हमने रखा है। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कोई पिंड हमारे पास टेबल में रखा है, तो हम एक्चुअली क्या कहते हैं, इसका भार, पिंड का भार mg नीचे की ओर, टेबल की इस पर प्रतिक्रिया ऊपर की ओर r, और हम लिखते हैं r बराबर mg। क्लियर, क्या लिखते हैं, r बराबर mg। अच्छा, क्रिया प्रतिक्रिया में जो हमने एक चीज़ और लिखनी थी कि दोनों बल सदैव एक ही प्रकृति के होते हैं। आप लिख देना, उसमें 6 पॉइंट बन गए थे शायद, ये 7वां पॉइंट कि दोनों बल सदैव एक ही प्रकृति के होते हैं। अर्थात यदि एक बल चुंबकीय है तो दूसरा बल भी चुंबकीय होगा। एक जो है वो विद्युत वाला है तो दूसरा भी विद्युत वाला होगा, कहीं पे अगर लग रहा है तो। दोनों बल सदैव एक ही प्रकृति के होते हैं, एक गुरुत्वीय है तो दूसरा भी सदैव गुरुत्वीय होगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल में ये हर बल के लिए ये बात कही गई है, चाहे वो चुंबकीय हो, चाहे वो विद्युत हो, चाहे वो गुरुत्व बल हो, तो क्रिया प्रतिक्रिया सब जगह उसकी बात आएगी। तो इसमें एक पॉइंट ये छूट गया था कि दोनों बल सदैव एक ही प्रकृति के होते हैं। अब उसका उदाहरण जैसे यहाँ पे लेते हैं कि नॉर्मली हमने देखा, हम इस प्रकार की क्वेश्चन बनाते हैं, आर ऊपर को लगा, इस पे टेबल की प्रतिक्रिया mg उस पर क्योंकि नीचे लग रहा है, हम इस पिंड का द्रव्यमान m हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो r इक्वल टू mg ये हम लिख देते हैं। इसमें ये नहीं देखना है आपको कि ये क्रिया प्रतिक्रिया है, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो लग रहा है ये mg भी जो है पिंड पे लग रहा है और r भी जो है पिंड पे लग रहा है, यानी एक ही पिंड पे दो बल लग रहे हैं।
तो ये क्रिया प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता है क्रिया प्रतिक्रिया सदैव दो अलग अलग पिंडों पे लगते हैं। बस उसके लिए हम कहते हैं R = mg, क्योंकि ये पिंड क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, विराम में है, तो कुल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। देखो उसको कैसे लिखते हैं, कहाँ से आइए, R = mg, R + mg, R + mg बराबर 0। पिंड पे कुल फोर्स था ये, और ये दोनों को ऐड कर दिया हमने, ये 0 हो गया। और ये माइनस साइन क्यों आया, R = -mg, यानी दोनों की दिशा क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन दिखा रहा है कि R और mg की क्या है दिशा, माइनस साइन दिखा रहा है, माइनस अलग अलग डायरेक्शन है, एक ऊपर एक नीचे, तो मैग्नीट्यूड बराबर है, तो R = mg हम इस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है ये लगा, इस पे ये क्या लगा, mg ग्रेविटी। धरती का केंद्र यहाँ कहीं है, तो ये पिंड जो m द्रव्यमान का है ये भी इस पे उतना ही बल लगाएगा। कितना लगाएगा, उतना ही बल लगाएगा, क्योंकि धरती इसको mg बल से अपनी ओर खींच रही है। धरती का जो गुरुत्व बल लग रहा है इस पे कितना लग रहा है, m × g। धरती इसको mg से अपनी ओर खींच रही है, ये पिंड भी धरती को mg से अपनी ओर खींचेगा, ये mg। क्लियर हो गया, ये ऐसे होना है। अच्छा, r इसने इस पे प्रतिक्रिया लगाई पिंड ने r, तो यह पिंड भी तो इस पे धक्का देगा नीचे को, ये भी ठीक r के बराबर होगा। ये पिंड भी इस पे धक्का देगा नीचे को, तब जो है यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया देखो, ये mg जो पिंड पे लग रहा है और ये mg जो इस पे लग रहा है, ये है क्रिया प्रतिक्रिया पेयर। ये r जो इस पिंड पे लग रहा है और r जो टेबल पे ये पिंड लगा रहा है, ये है क्रिया प्रतिक्रिया, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग पिंडों पे लग रहे हैं। लेकिन r और mg जो है इसको हम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं है, युग्म नहीं है। ये कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, ये आपको क्लियर करना है कि यहाँ पे इस प्रकार के एग्जाम्पल में R और mg कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया युग्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहला तो यह है कि एक ही पिंड पे लगे वो, फिर दोनों की प्रकृति अलग अलग है। mg गुरुत्वीय बल है, ये जो है संपर्क कॉन्टैक्ट के कारण उत्पन्न हो रहा है, R घर्षण से कहीं उत्पन्न होता है। तो R और mg दोनों उनकी प्रकृति भी क्या है, दोनों अलग अलग है, और प्रकृति एक होनी चाहिए। तो इसलिए हमने कहा अगर क्रिया प्रतिक्रिया आपको युग्म ढूंढना है तो एक तो ये mg जो इस पिंड पे लग रहा है, दूसरा mg धरती पे, ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया। अब कोई भी क्रिया है, कोई भी प्रतिक्रिया इनमें। उसी प्रकार टेबल जो है इस पिंड पे ऊपर की ओर R लगा रहा है, तो ये पिंड भी टेबल को उसी बल से, उसी धक्के से R से नीचे धकेल रहा है। दोनों जो है अलग अलग पिंडों पे लगा, एक टेबल पे एक इस पे, तो R। तो ये क्या है, अपने आप में क्रिया प्रतिक्रिया है। ठीक, तब हम जो है इसको लिख देते हैं, क्योंकि हाँ अब देखो हम सिर्फ बात करें इस पिंड की, m द्रव्यमान की, तो अब इस पे दो बल लगे हैं केवल, एक mg नीचे को और एक R ऊपर को। क्लियर हो गया, जो यहाँ पे दिखा है mg नीचे को, R ऊपर को, तब हम कहते हैं R = mg। लेकिन ध्यान रहे ये कभी भी क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म नहीं है। इस प्रकार से आपको क्रिया प्रतिक्रिया क्लियर करनी है। आशा करता हूँ इस उदाहरण के साथ आपका ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।